नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चीन समेत सभी पड़ोसी देशों के लिए आसान किए एफडीआई के नियम। केंद्र सरकार ने शर्तों में ढील देकर निवेश के खोले नए रास्ते। जल महोत्सव 2026 के तहत नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जल जीवन मिशन के कम्युनिटी लीडर्स को करेंगी सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे केरलम और तमिलनाडु का दौरा। करीब 16,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। 5 नई ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे जवाब। दोनों सदनों में कई विधायी कार्य सूचीबद्ध। अमेरिका का हुर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंग बिछाने वाले ईरान के 16 जहाजों को तबाह करने का दावा। जंग के 12वें दिन ईरान के इजराइल पर हमले लगातार जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया तनाव पर ईरानी समकक्ष अब्बास अरागची से की फोन पर बात। दोनों पक्ष संपर्क में रहने पर हुए सहमत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों से होने वाले निवेश के दिशा निर्देशों में बदलाव को मंजूरी दे दी। सरकार ने एफडीआई नीति में उन बदलावों को मंजूरी दे दी है जिनमें PN3 के अंतर्गत अनुमोदन की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की गई है। 60 दिनों के भीतर त्वरित निर्णय से कंपनियों को भारत में विनिर्माण विस्तार के लिए सहयोग करने में मदद मिलेगी। 60 दिनों की निर्णय अनुमोदन समय सीमा कंपनियों को संयुक्त उद्यम स्थापित करने, प्रौद्योगिकियों तथा पहुंच बनाने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत होने में मदद करेगी। नए दिशा निर्देश भारत में व्यापार करने में स्पष्टता और सुगमता प्रदान करेंगे और निवेश को बढ़ावा देंगे। इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बढ़ोतरी, नई प्रौद्योगिकियों तक पहुंच और घरेलू मूल्यवर्धन, घरेलू कंपनियों के विस्तार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकरण में योगदान मिलेगा। इससे भारत एक पसंदीदा निवेश और विनिर्माण गंतव्य बनेगा। बढ़े हुए एफडीआई से घरेलू पूंजी को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत को समर्थन मिलेगा और समग्र आर्थिक विकास में तेजी आएगी। राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित जल महोत्सव 2026 के राष्ट्रीय मेगा इवेंट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति जल जीवन मिशन के अंतर्गत जमीनी स्तर पर सशक्त बदलाव लाने वाली कम्युनिटी लीडर्स को उनके अद्वितीय योगदान के लिए राष्ट्रीय सम्मान और पहचान प्रदान करेंगी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, जल शक्ति राज्य मंत्री V सोमन्ना और राजभूषण चौधरी भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरलम के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री एर्नाकुलम में लगभग 10,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की कोच्चि रिफाइनरी में पॉलीप्रोपाइलीन इकाई की आधारशिला रखेंगे। साथ ही 2 प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं NH66 के थलापडी चेंगला खंड के 6 लेन का निर्माण और वेंगलम से राम नट्टुकोरा तक
कोझिकोड बाईपास का 6 लेन के निर्माण कार्य का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान वे एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे तिरुचिरापल्ली में लगभग 5,650 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पण करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अवसंरचना, लुब्रिकेंट निर्माण, ग्रामीण संपर्क, राजमार्ग विकास और रेलवे सेवाओं से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 नई ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें नागरकोइल चारलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस और पोदनूर धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस प्रमुख हैं, जो दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के बीच समझौतों को मजबूत बनाती हैं। बजट सत्र के दूसरे चरण में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह आज चर्चा का जवाब देंगे। आज अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होने की संभावना है। इससे पहले कल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हमेशा निष्पक्ष रहे हैं। विपक्षी दल सिर्फ अपना राजनीतिक हित साधने के लिए अध्यक्ष के खिलाफ ये प्रस्ताव लेकर आए हैं। वहीं विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के सभी के साथ व्यक्तिगत रूप से अच्छे संबंध हैं, इसलिए जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं वो उनके खिलाफ नहीं बल्कि स्पीकर पद के खिलाफ लाए हैं। वहीं राज्यसभा में आज कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। वहीं इससे पहले कल राज्यसभा में विपक्षी दलों के हंगामे पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष पर सदन की मर्यादा भंग करने और चर्चा से भागने का आरोप लगाया। विपक्ष ने राज्यसभा में पश्चिम बंगाल में एसआईआर का मुद्दा उठाया और चर्चा करने की मांग की, जिस पर जेपी नड्डा ने करारा प्रहार करते हुए पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर राज्य में अराजकता फैलाने और देश की राष्ट्रपति का अपमान करने का आरोप लगाया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद एक तरफ तो दुनिया में तेल संकट गहरा गया है, दूसरी तरफ हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास बड़ा सैन्य टकराव हुआ है। यहां पर अमेरिकी सेना ने कई ईरानी नौसैनिक जहाजों को खत्म करने का दावा किया है। अमेरिका की तरफ से ये कार्रवाई 10 मार्च को की गई है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस कार्रवाई में ईरान के करीब 16 माइन लेयर जहाज भी शामिल थे। माइन लेयर ऐसे जहाज होते हैं जो समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर ये माइन बिछा दी जाती तो इस इलाके से गुजरने वाले जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता था। हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा, अगर ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाई हैं तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। ट्रंप के मुताबिक अगर किसी भी वजह से माइन बिछाई गई हैं और उन्हें तुरंत नहीं हटाया गया तो ईरान को ऐसे सैन्य परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान इन माइन को हटा देता है तो ये सही दिशा में उठाया गया एक बड़ा और सकारात्मक कदम होगा। अमेरिका और इजराइल की तरफ से लगातार ईरान पर हमले किए जा रहे हैं, तो वहीं ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। इजरायली सेना ने ईरान पर एयर स्ट्राइक किया है। ईरान पर नई बमबारी के साथ साथ हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी निशाना बनाया है। बैरूत के दक्षिणी इलाकों में तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं।
पश्चिमी एशिया संकट की वजह से प्रभावित होने की चिंताओं के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कई देशों के समकक्षों से फोन पर बातचीत की। इस क्रम में उन्होंने अपने ईरानी समकक्ष सैयद अब्बास अरागची से फोन पर बातचीत की। गौरतलब है कि अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर संयुक्त सैन्य कार्रवाई शुरू करने के बाद से जयशंकर ने तीसरी बार अरागची से बात की है। वहीं ईरान द्वारा मुज्तबा खामनेई को देश का नया सर्वोच्च नेता नियुक्त करने की घोषणा के बाद दोनों विदेश मंत्रियों के बीच ये पहली फोन वार्ता थी। जयशंकर ने जानकारी दी कि अरागची के साथ संघर्ष से संबंधित नवीनतम घटनाक्रम पर विस्तृत बातचीत हुई। साथ ही हम संपर्क में रहने पर सहमत हुए। वहीं जयशंकर ने अरागची को ईरान और क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। तो इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।